सभी को मेरा नमस्कार। श्यामानुज जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024 के आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आइए देखते हैं पहला सवाल। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम प्रश्नों का शुरुआत करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आल्मीडा। आल्मीडा जो था, जिसे फ्रांसिस्को आल्मीडा के नाम से जाना जाता है, यह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। आइए इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्मीडा, फ्रांसिस्को अल्मीडा। दूसरा सवाल, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा सवाल, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही उत्तर है सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मूल दरबार में अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में असफल रहा। विलियम हॉकिंस 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से पहली फैक्ट्री की स्थापना की।
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? सही उत्तर है थॉमस बेस्ट। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। पांचवा सवाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? सही उत्तर है 1632 ईस्वी में। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास के किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रामाणिक स्रोत से यह हमें प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी कारखाना स्थापित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1632 ईस्वी में। सन 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में अपनी कारखाना स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। विकल्प डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध सन 1746 से 48 ईस्वी जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सत्रह सौ 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? सही उत्तर है फ्रांसीसियों के खिलाफ। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। प्रश्न संख्या 9, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सही उत्तर है बिहार। बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 10, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था उसका नाम है बिहार। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में एक तरफ भौगोलिक खोजकर्ता और उनके जन्म स्थान दिए गए हैं और इससे मिलान करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान इटली में है। इसे हम इटली में है तो पहला का प्रश्न संख्या पहला का हो जाएगा 4 विकल्प। प्रश्न संख्या पहला का विकल्प 4 होगा और विकल्प प्रश्न संख्या पहला का विकल्प 4 नहीं विकल्प 3 होगा। जक्स कॉटियर। जक्स कॉटियर एक भौगोलिक खोजकर्ता हैं और इनका जन्म स्थान फ्रांस में है। इनका जन्म स्थान फ्रांस में है तो पहला के 3 और बी के 4, ए के 3 और बी के 4। सी सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक इनका जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम 342 और अंत में विकल्प 1। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 4 2 1 3 4 2 1। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था। जैक्स कॉटियर का जन्म स्थान फ्रांस था। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम था और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म स्थान पुर्तगाल था। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का नवाब बनाया गया था तथा वह 1758 से 60 ईस्वी और दूसरी बार 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में जो युद्ध किए उसमें इसे अपार सफलता मिला था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। आइए अगला सवाल देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद की संधि। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं।
बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध के समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने उसे भारत में अपनी राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, वहीं पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने उसे और ज़्यादा सफलता दिलाई और अंग्रेज यहाँ पर एक शासक के रूप में शासन करने लगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 55 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। आइए देखते हैं अगला सवाल। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कॉटिस को माना जाता है। सर लियोनेल कॉटिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी।
प्रश्न संख्या 7, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध को विजित कर उसका अधिग्रहण किया? प्रश्न का सही उत्तर है नेपियर। प्रश्न का सही उत्तर है नेपियर। नेपियर ने सिंध को विजित कर उसका अधिग्रहण किया। 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान के युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? वह कौन सी पद्धति थी जिसके माध्यम से अंग्रेज भारत में लंबे समय तक अपने शासन स्थापित करने में सफल रहे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। बांटो और राज करो की नीति का कारण अंग्रेज भारत में लंबे समय तक शासन करने में सफल रहे। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त शुरू करने में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। हॉल्ट मैकेंजी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 10, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1733 ईस्वी में। सन 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया। सन 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजा-उद-दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीजन, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल तथा मध्य बंगाल शामिल थे। दूसरा ढाका डिवीजन, जिसमें पूर्वी एवं दक्षिण बंगाल थे। तीसरा बिहार और चौथा उड़ीसा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे?
इस प्रश्न का सही उत्तर है 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि सन 1784 ईस्वी में हुई थी। सन 1784 ईस्वी में हुई थी और इसी संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध, जिसका समय 1780 से 84 ईस्वी था, उस युद्ध का अंत हो गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू, जिसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है, टीपू ने अंग्रेजों का बहुत ही व्यापक तौर पर विरोध किया था और अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच 4 युद्ध हुए। चतुर्थ और अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज मैसूर को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प ए, शाह शुजा से। शाह शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला सवाल, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरण करना की प्रक्रिया जो थी वो समाप्त हो गई। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य की निवासी थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वह भारत की किस राज्य की निवासी थी? सही उत्तर है विकल्प डी, कर्नाटका की। अंबाबाई एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी जो कर्नाटका की रहने वाली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बात करें विकल्पों की, विकल्प ए लॉर्ड मेयो, विकल्प बी लॉर्ड लिटन, विकल्प सी लॉर्ड कैनिंग, विकल्प डी लॉर्ड डफरिन।
तो दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का कोई भी सही उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। सन 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 तक और 1765 से 67 तक रहा। अगला सवाल, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता बना। वह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था। इस युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध के परिणाम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। इसीलिए क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? सही उत्तर है विकल्प सी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अर्थात भारत में ठगी प्रथा की समाप्ति किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में भारत में ठगों का उन्मूलन हुआ था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे। परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपना शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर के मृत्यु के उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। लॉर्ड विलियम बेटिक ने कैप्टन स्लीमिन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को बंदी बना लिया।
अन्य ठगों को फांसी दे दी गई। शेष का जीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। फिर वही रिपीटेड सवाल है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? सही उत्तर होगा विकल्प बी, कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? W.H. स्लीमैन। W.H. स्लीमैन इस प्रश्न का है सही उत्तर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? विकल्प ए, सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विकल्प सी 1, 2 और 4। अर्थात भारत में सती प्रथा का उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन भी लॉर्ड बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठगों का संगठित गिरोह का दमन भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। प्रश्न संख्या 10, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? सही उत्तर होगा लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक रणनीति अपनाई थी। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लीटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। बाकी दिए गए तीनों विकल्पों का संबंध लॉर्ड लीटन से था।
स्टैची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन तीनों का संबंध लॉर्ड लिटन से है, जबकि इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया, अर्थात सिंध पर विजय किसने पाई? सही उत्तर है विकल्प सी, नेपियर ने। सही उत्तर है विकल्प सी, नेपियर ने। प्रश्न संख्या 13 मिलान करना है। सूची व्यक्ति और सूची विषय। मैकडोनाल्ड का संबंध जो है, मैकडोनाल्ड का संबंध है कम्युनल अवार्ड। मैकडोनाल्ड मिल जाएगा कम्युनल अवार्ड से, अर्थात 1 का 3। लिनलिथगो का मिल जाएगा अगस्त प्रस्ताव से। अगस्त प्रस्ताव मतलब 2 और 3। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। डलहौजी का मिलान होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से, और चेम्सफोर्ड होगा द्वैत प्रशासन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, कम्युनल अवार्ड, लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स जिसे राज हड़प की नीति भी कहा जाता है, और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जिसके तहत भारत में द्वैध प्रशासन की शुरुआत की गई थी। यह अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। इसका विश्लेषण आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका विश्लेषण। प्रश्न संख्या 15 लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सही उत्तर है पेशवा बाजीराव। सही उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड विलेजली के सहायक संधि को सबसे प्रथम बार स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 16 लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विकल्प हैं केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात लॉर्ड मेयो के संकल्प 1870 के बारे में दिए गए उपयुक्त चारों कथन एकदम सही है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही भारत में पहली बार
जनगणना कराई गई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही भारत में सन 1872 ईस्वी में जनगणना कराई गई थी। और लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में ही एक अफगान द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप पर कर दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1872 से लेकर 1869 से 72 ईस्वी के बीच था। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, ग्वालियर। ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842-44 के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में किया गया एवं व्यपगत के सिद्धांत के तहत सतारा का विलय 1848 में किया गया था। जबकि ग्वालियर का विजय अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में कभी नहीं किया। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? लॉर्ड लिटन का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? फिर मुझे लगता है कि रिपीटेड सवाल है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं था, जबकि दिए गए अन्य विकल्पों का संबंध लॉर्ड लिटन से था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इल्बर्ट बिल। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। सही उत्तर है विकल्प सी। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। यह दिया गया कथन किससे संबंधित है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में इसके लिए सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो दिया गया जो कथन है यह लॉर्ड कर्जन का है। दिया गया कथन जो है यह लॉर्ड कर्जन का है। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 60 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और जो दिए गए विकल्पों में जो 4 नाम दिए गए हैं उन सभी का जो समय है, जो शासनकाल है वो 1860 और उसके बाद का है, इसलिए दिए गए विकल्पों से कोई भी मैच नहीं करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक रहे। वर्ष 1952 से 54 ईस्वी तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1959 ईस्वी में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। आज का यह अंतिम प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो आज इसी के साथ आधुनिक भारतीय इतिहास के जो यूरोपियन का आगमन से जो था ये समाप्त होता है। आगे की कड़ी में हम शेष प्रश्नों को देखेंगे। आशा है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।